जब हमने यूपीएससी की तैयारी की, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। जब यूपीएससी की हमने तैयारी शुरू की और जब हमको ये लगा कि अब हमको मेंस देना है, तो आप एक बात ये जान लीजिए कि लगभग डेढ़ साल जैसा, कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा जिस दिन हमने 6 घंटे मिनिमम राइटिंग नहीं की होगी। एथिक्स के पेपर में केस स्टडी आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, तमाम सारे जो प्रचलित शब्द हैं उनकी परिभाषा पूछी जाती है। रटे-रटाए से आंसर लिख दिए जाते हैं, उनसे हम परीक्षक को प्रभावित नहीं कर पाते। 3 चीज़ों को नियंत्रित कर लीजिए, ईटिंग, स्लीपिंग और एंटरटेनमेंट। अगर सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। धन्यवाद। तो सर थोड़ा अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पद्माकर राम त्रिपाठी है। मैं 2011 बैच का सिविल सर्वेंट हूँ और इस समय मैं दिल्ली सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हूँ। मैं ओरिजिनली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सरेया तिवारी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। देखिए, यूपीएससी की तैयारी जो है, वो कोई भी समय रहता है यूपीएससी की तैयारी में जैसा एक आम बच्चा परिश्रम करता है, वो हमने भी किया और जो उसके दौरान संघर्ष, तनाव, अवसाद, हर्ष, आशा, निराशा, जो चीज़ें आती हैं, वो हमने भी फेस किया और हमारा जो है आज के भी जो विद्यार्थी हैं, जो आते हैं, जिन पैसेजेज़ से वो गुज़र कर आते हैं, लगभग उसी प्रकार के माहौल से होता हुआ मैं भी आया हुआ हूँ। सर जैसे आप देख लो आपके टाइम पे एथिक्स पेपर नहीं था, हुँ। लेकिन बाद में एथिक्स आया है और आप अभी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते होते हैं तो उनके शायद आप पेपर भी देखते होंगे। तो उसमें एथिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? क्वेश्चन्स जो आते हैं ऐसे डायरेक्टली कहाँ-कहाँ से अगर पूछी जाए बात की जाए? हुँ। देखिए, हमारे टाइम में एथिक्स का डायरेक्ट पेपर तो नहीं था, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, लेकिन एथिक्स ही नहीं था, ये बात आपकी मैं इस बात को थोड़ा संशोधित करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंतर्गत जो यूपीएससी है, वो एथिक्स को ढूँढने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहा है। पहले ऑप्शनल्स थे, ऑप्शनल्स में राइटिंग के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, एसेज़ के माध्यम से, तमाम प्रकार के साधनों को अपनाकर यूपीएससी ने एथिक्स की सत्यनिष्ठा की जाँच करने का प्रयास किया है। आज के दौर में मैं बिल्कुल पेपर जो देखता हूँ, जीएस 4th पेपर के रूप में एथिक्स एक सेपरेट पेपर के रूप में स्थापित है और यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, उसमें अच्छे अंक लाने के लिए। हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है 69 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ चुका है। जिनका भी मेंस क्लियर हुआ है उनके लिए बहुत-बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं। 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स अभी बाकी है। अगर आप 17वीं और 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है सक्षम 71 बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच, जो कि आपको एक्सेस हो रहा है केवल 4,999 में। सेकंड बैच प्रथम 71 बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच, ये भी आपको 4,999 में एक्सेस हो रहा है। वहीं अगर आप बीपीएससी 70 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए आक्रोश फास्ट ट्रैक 70 बीपीएससी इंग्लिश बैच है, जो कि आपको एक्सेस हो रहा है 1,599 में। एंड सेकंड बैच ओरछा फास्ट ट्रैक 70 बीपीएससी हिंदी बैच, ये भी आपको 1,599 में एक्सेस हो रहा है। बाकी के बैचेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, इनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला लेकर आ रहा है 69 बीपीएससी फ्री मॉक इंटरव्यू एंड फ्री क्लासेस इंटरव्यू गाइडेंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिल योर डिटेल्स फॉर 69 बीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस। बाकी की कोर्सेज पर अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं SPORT50, इस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे सर आपके टाइम पे आपने उस टाइम पे प्रिपरेशन की, हुँ। तो उस टाइम पे तनाव वगैरह होता होगा, लेकिन आज के टाइम पे देखना है तो युवा तनाव से बहुत ज़्यादा शोषित हो रहा है। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक यूपीएससी के परीक्षा का तनाव है, वो परीक्षा का तनाव रहना आवश्यक है। बट जिस तनाव की ओर संकेत करना चाह रहे हैं, हाँ, प्रिपरेशन के दौरान। उसका कारण मेरे को जो समझ में आता है, वो ये है कि हम शरीर की हमारी जो भूख है, उसके लिए हम एक डाइट लेते हैं। उसके लिए हम जिम भी करते हैं, एक्सरसाइज़ भी करते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर जो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, उसकी भी एक डाइट होती है। वो डाइट है आपका जीवनचर्या, आपकी दिनचर्या। आप अपने विषय को छोड़कर कोई एक प्रेरक पुस्तक कौन-सा पढ़ते हैं? दिनचर्या इसलिए क्योंकि अगर आप गीता में बताए गए जो दिनचर्या है उसका पालन नहीं करेंगे, तो आपको अन्य प्रकार के तनाव घेरेंगे। 6वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में श्री कृष्ण ने उस तरह की के तनाव के टेंशन के बारे में और उसके समाधान के बारे में बात की है।
कि नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनशतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवत् दुःखः। अगर आप बहुत अधिक सोते हैं, आप बहुत ज़्यादा जागते हैं, आप बहुत अधिक खाते हैं या बिल्कुल कम खाते हैं, तो आपके अंदर तनाव निश्चित रूप से व्याप्त हो जाएगा, ऐसा गीता का मत है। और अगर आप तनाव को परे हटाते हुए जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में यही कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य। आप अपने 3 चीज़ों को नियंत्रित कर लीजिए, ईटिंग, स्लीपिंग और एंटरटेनमेंट। अगर इनको आपने अनुशासित कर लिया, तो आप तनाव को परे हटाते हुए सफलता की ओर अग्रसर हो जाएँगे। जैसा आपने बताया कि आपने एक बुक लिखी है गीता रति। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट यहाँ पे हाइलाइट किया है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। ये कैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है? इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स होने वाले हैं? आप थोड़ा बताएँ? देखिए, इसके हर अध्याय में आप जाएँगे, इसमें हमने भगवत गीता के श्लोकों को संविधान के तमाम प्रावधानों से फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स से, सिटीज़नशिप से, इवन जो सीआरपीसी, आईपीसी से हुँ, हुँ। जोड़ने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए हम बताएँ आपको, जैसे आप देखेंगे कि एक डाइंग डिक्लेरेशन होता है, जो पहले जो हमारे यहाँ कानून था, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। सीआरपीसी का सेक्शन 1 आई थिंक 64 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32, उसमें डाइंग डिक्लेरेशन किसी मरते हुए व्यक्ति का जो बयान है, उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक उसका बयान अनचैलेंज्ड ही होता है, जब तक एकदम से उसके कुछ विपरीत ना आ जाए। जब हम ध्यान से सोचे, तो इसकी प्रेरणा हमको लगता है कि भगवत गीता से जब प्रारंभिक कानून बने होंगे, तो इसकी प्रेरणा भगवत गीता से ली गई होगी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा भाव भाविता। मरते हुए व्यक्ति की चेतना में लास्ट पिक्चर जो बनी होती है, उसका अगला जन्म वही होता है। तो मरते हुए व्यक्ति की चेतना को गीता में इंपॉर्टेंस दिया गया। उसी के अनुकरण के क्रम में कानूनों में भी जो विध थे उसके, उन्होंने उसको जगह दी। आप अगर देखेंगे तो जैसे सिटीजनशिप में, अगर मान लीजिए सिटीजनशिप का नागरिकता का जो संबंध है, वो मनुष्यों तक सीमित है तमाम देशों के लिए। राइट। अगर हम अन्य जीवों के अधिकारों की बात करें, तो उसकी प्रेरणा हमें कहाँ से लेनी चाहिए? जैसे 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, "विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शून्य चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः।" फिर 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहते हैं, "मम वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः।" तो श्री कृष्ण का जो नागरिकता है, वो केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। उनकी नागरिकता के एम्बिट में इस सृष्टि का प्रत्येक कण, प्रत्येक जीव आता है। तो जब भी हम मनुष्य के अधिकारों से आगे जीव-जंतु, पेड़, नदियों, पहाड़ों के अधिकारों की बात करते हैं, तो उनकी प्रेरणा हमें गीता में दिखाई देती है। ऐसा बहुत सारा संदर्भ, बहुत प्रकार का नया तरीके से सोचने का दृष्टि आपको इस गीता रथी में मिलेगी, जो विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को डायरेक्ट कनेक्ट करेगी। अन्य भी मुद्दे हैं, आज आप देखेंगे तो मैं फिर से वही यूपीएससी की बात करूँगा, एथिक्स की। एथिक्स के पेपर में केस स्टडी आता है, डिसीजन मेकिंग आता है। तमाम सारे जो प्रचलित शब्द हैं, उनकी परिभाषा पूछी जाती है। रटे-रटाए से आंसर लिख दिए जाते हैं। उनसे हम परीक्षक को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। जबकि उन्हीं तत्वों पर हमारे शास्त्रों में गहन चर्चा की गई है। एकदम से स्पष्ट केस स्टडी है। वहाँ पे तमाम सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, जहाँ पे कहीं पे हनुमान जी ने क्या एक्शन लिया, कहीं कृष्ण ने क्या एक्शन लिया, कहीं अर्जुन ने क्या एक्शन लिया। तो इस प्रकार से आपका दिमाग एक एक निरंतर अभ्यास पाता है, जिसमें जो जब एग्ज़ाम में आपके केस स्टडी आती है, उसपे कोई डिसीज़न क्या होना चाहिए, तो आपके सामने वो सिचुएशन पहले से ही मौजूद रहती है, तो ऐसे टाइम में एक्यूरेट डिसीज़न मेकिंग पे पहुँचने की आपकी क्षमता का विस्तार होता है। विद्यार्थियों के लिए, अगर कोई वकालत का विद्यार्थी है, उनके लिए, अगर कोई बिज़नेस का वो आईआईएम का विद्यार्थी है, मैनेजमेंट, गीता से बढ़िया मैनेजमेंट, अगर आप देखेंगे तमाम सारे आईआईएम के स्कूलों में गीता से, अभी मैं आईआईएम लखनऊ में गया हुआ था। मैंने देखा कि गेट से घुसते हुए ही सामने भगवान कृष्ण और अर्जुन की सब्यसाची फॉर्म में, सब्यसाची मतलब अर्जुन दोनों हाथों से तीर धनुष को समान योग्यता से चला सकते थे। आईआईएम लखनऊ के जस्ट गेट में जैसे आप घुसेंगे, सामने जो है वो रथ, बड़ा-सा रथ खड़ा हुआ है। तो तमाम सारे इस इन मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में भगवत गीता से प्रेरणा ली जा रही है। अभी मैं आपको बताऊँ, एम्स या किसी हॉस्पिटल का मैंने पढ़ा था, वहाँ जो पेशेंट्स हैं उनके टेक केयर के लिए जो
सनातन परंपरा का जो दशावतार है, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उस 10 अवतार पे उन्होंने एक अपना एसओपी डेवलप किया है। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं, उनकी जो वर्तमान समझ है, वो समझ भगवत गीता से कैसे मैच करती है, उसी गैप को इस किताब में फुलफिल करने का प्रयास किया है। इसीलिए मैंने इसको विद्यार्थियों के लिए उपयोगी करके बताया है। युवा इससे निश्चित रूप से जुड़ पाएँगे, आसानी से जुड़ पाएँगे। इस दिव्य ज्ञान को, दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान को वो आसानी से इससे कनेक्ट कर पाएँ। तो थोड़ी हम बात कर लेते हैं आपके बारे में। हुँ। आपका बचपन कैसा रहा कि आप लिखने में रुचि पहले से ही थी? जो आपकी जो शिक्षा रही गुरुकुल की रही या फिर स्कूल वगैरह किस टाइप की रही? देखिए, ऐसा है कि हम मने बचपन से जो जो अपने कोर्स में जो लिखना-पढ़ना था उतना ही रहा। लेकिन स्पेशली जब हमने यूपीएससी की तैयारी की, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। जब यूपीएससी की हमने तैयारी शुरू की और जब हमारा मने हमको ये लगा कि अब हमको मेंस देना है, तो हम आप एक बात ये जान लीजिए कि लगभग 1.5 साल जैसा, कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा जिस दिन हमने 6 घंटे मिनिमम राइटिंग नहीं की होगी। ठीक है, वो अपना यूपीएससी से रिलेटेड ही पक्ष थे। लेकिन उसके बाद जब हम सेलेक्ट हो गए, उसके बाद भी हमने ईश्वर की कृपा है कि हमने पढ़ना और लिखना, हम पिछले मने आज 13-14 साल हो गया होगा, शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जिस दिन हमने मिनिमम 1 पेज नहीं लिखा होगा। और आपको हमारे अधिकांश लेख हमारे फेसबुक पेज पे जो इस किताब में भी जिसका पता फेसबुक पेज का और मतलब ईमेल भी है इसमें, इसमें ट्विटर का अकाउंट भी है। फेसबुक पेज पे ऐसे तमाम सारे लेख आपको मिल जाएँगे। तो मेरा लिखना जो है वो एक आदत के रूप में यूपीएससी ने डेवलप कर दिया। पढ़ना भी लगभग वहाँ से थोड़ा डेवलप हुआ बट ये है कि गीता की तरफ झुकाव, जब हमने सर्विस में आकर चीज़ों को थोड़ा देखने का नज़रिया मेरा बदला और दुनिया को हमने गीता का पीछा करते हुए देखा, उस रहस्य को समझने के क्रम में हमने गीता का लिखना पढ़ना शुरू किया और एक एक कंटिन्यूटी आप हमारे तैयारी बचपन के दिनों से इस तैयारी से होते हुए और गीता रथी तक आते हुए, ये कंटिन्यूटी जो है आप कहाँ से ये शुरू हुआ इसको अब ये पूरी कहानी है, इसमें संजीवनी बूटी कहाँ है आप स्वयं ढूँढ लीजिए। सर जैसे हम इस बुक को ओपन किए हैं, मैं काफ़ी सारे देख रहा हूँ तो इसमें काफ़ी चित्रों का वर्णन किया गया है। तो उनका उद्देश्य क्या है अगर चित्रों का वर्णन उनका करना? उद्देश्य हमारा वर्तमान जो युवा है, वो हुँ, बहुत साइंटिफिक है। वो हर चीज़ को एक डेटा फॉर्म में चाहता है। तो भगवत गीता के अध्ययन में जो ये चित्र आपको दिख रहे हैं, ये भगवत गीता के जो कॉम्प्लिकेटेड सिद्धांत हैं, उनको सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आज का समाज किस प्रकार से समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है, उनको याद रख सकता है। अन्य परिस्थितियों में मैं परीक्षार्थियों के लिए कहूँ कि अगर मान लीजिए गीता का कोई ड्राइंग बनाया गया है, वो ये पुस्तक वो चित्र लगभग इस किताब में 95 जैसे चित्रों का प्रयोग है। उन चित्रों को अन्य विषयों में, निबंध में वो विद्यार्थी अपने कुशलता का प्रयोग करके कैसे लाभ उठा सकता है, इस पे भी ध्यान दिया गया है। तो जैसा इस पे लिखा गया है कि वैज्ञानिक संदर्भ में भगवत गीता की आधुनिक समसामयिक व्याख्या। हुँ, हुँ, हुँ। तो विज्ञान जो है बिना चित्रों के अधूरा है। वो चित्र जो बनाए गए हैं वो बड़े रेलेवेंट हैं और वो भगवत गीता के वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण का प्रमाण है। ओके सर। जैसे सर आपकी सर्विस के लिए लगभग आपने बताया 13 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस 13 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो क्या-क्या एक्सपीरियंस रहे आपकी लाइफ में? सर जैसे आपने ये बुक लिखी है गीता रथी, तो आपकी सर्विस का इसमें क्या योगदान रहा है? आपने इसको किस टाइप से टाइम निकाल कर अपना इसको लिखने की कोशिश की है? देखिए मैं भगवत गीता लगभग 20 सालों से पढ़ रहा हूँ हुँ, हुँ, हुँ। और हमको परीक्षा के दौरान भी भगवत गीता से बहुत लाभ मिला। मेरा स्वयं का विषय फ़िलॉसफ़ी था। फ़िलॉसफ़ी में, निबंध में हमने इसका जहाँ तक हमसे हो पाया चूँकि फ़िलॉसफ़ी में बहुत सारा आत्मा का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, वहाँ तो भगवत गीता डिसाइडिंग फैक्टर है। भगवत गीता के श्लोक लिखकर हम परीक्षार्थी को समझा पाते हैं कि हमको ज्ञान है। सर्विस के दौरान भगवत गीता तमाम सारे जो चैलेंजेज़ आते हैं सर्विस के दौरान, भगवत गीता आपको ना एक एक सहारा दिए रहती है, एक आश्वासन दिए रहती है। भगवान कृष्ण 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं, "क्षिप्रं भवत् धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।" जो ये "न मे भक्तः प्रणश्यति" वाला कॉन्सेप्ट है कि हमेशा जब चैलेंजेज़ लाइफ़ में आते हैं सर्विस के दौरान, तो कभी-कभी आपको लगता है कि पता नहीं यार थोड़ा फँस सा गया मैं। तो उस टाइम ये लाइन कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, बहुत नैतिकता और सत्य के मार्ग पे ईमानदारी से चलते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करने की प्रेरणा देती है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
सर्विस के दौरान तमाम सारे चैलेंजेज़ ऐसे आते हैं, कभी-कभी आपको कुछ कमी, कुछ जो है उसके पड़े रहने की चिंता सताती है। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान कहते हैं आई डिलीवर व्हाट दे लैक एंड आई प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव। जो उनके पास है उसको मैं रक्षा करता हूँ और जो नहीं है वो मैं देता हूँ। ऐसी तमाम सारे आश्वासन भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं, माँ शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे टेंशन, सारे तनाव, सारे कन्फ्यूज़न को छोड़ो, मेरी शरण में बस आ जाओ, माँ शुचः डोंट वरी। तो इस प्रकार की जो लाइनें हैं, उनको हमने जीवन में गीता के अध्ययन के दौरान सर्विस में हमको तमाम सारा प्रेरणा मिलता रहा, सहारा मिलता रहा, आश्वासन मिलता रहा और उस दौरान जो हमने अनुभव किया, वो अनुभव इस गीता रथी में तमाम सारे प्रसंगों में उभर कर आया है और ये एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोगों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही इनसाइट को खोलने वाला रहेगा। अगर आप लोग इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न और जो इसके प्रभात की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आप डायरेक्ट बुक स्टोर से लाते हैं तो राय बुक शॉप जो कि मुखर्जी नगर में है, वहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।